किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी वस्तु के नाम को, किसी भाव के नाम को, प्राणी के नाम को, स्थान के नाम को, तो कुल मिलाकर सबके नाम को अंत में ये डालने कि सबके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम हो उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण संज्ञा है, व्याकरण में संज्ञा का महत्व क्या है, मतलब क्या है। देखिए, महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक है, संस्कृत के भी जनक माने जाते हैं, और संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसके रचयिता महर्षि पाणिनि है, उसके भी वही जनक है, मतलब उसके रचयिता है तो उसके जनक भी हो गए। अब महर्षि पाणिनि जब अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिख रहे थे, वही व्याकरणिक ग्रंथ लिख रहे थे, व्याकरण का ग्रंथ लिख रहे थे, तो उसमें कुछ वर्ण, जो बड़े बड़े वर्ण, ज्यादा वर्ण रहे होंगे, ज्यादा वर्णों के समूह रहे होंगे, या कुछ स्पेशल वर्ण रहे होंगे, उनको उन्होंने एक एक नाम दे दिया। कहा हम बार बार उन वर्णों का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उन्होंने उनका नाम दे दिया, और उन्हीं नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। कुछ वर्णों के पिछले भाग को कोई एक नाम दे दिया, सॉरी शब्द के पिछले भाग को, या शब्द के पिछले अक्षर को, या अंतिम पिछले 2 अक्षर को, या अंतिम अक्षर को, या अंतिम से पहले वाले अक्षर को एक नाम दे दिया, या कुछ वर्णों के समूह को एक नाम दे दिया, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। ऐसा संज्ञा आप पहले से भी पढ़े हैं, व्याकरण में पहले भी पढ़े संज्ञा। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे या, वा, राला, इन 4 वर्णों के समूह को आप किस नाम से जानते हैं। तो यावा राला के 4 वर्णों के समूह को आप कहोगे कि हम अंतस्थ के नाम से जानते हैं। तो ये जो अंतस्थ के नाम से जानते हैं, तो समझो इसकी अंतस्थ संज्ञा हो गई। वो अंतस्थ नाम है या अंतस्थ संज्ञा है, एक ही बात है। ऐसे ही श, श, स, हा, 4 वर्ण होते हैं। इन 4 वर्णों को आप किस नाम से जानते हो, तो आप कहेंगे ऊष्म के नाम से जानते हैं। तो चाहे कहो ऊष्म उसका नाम है, या कहते हैं ऊष्म उसकी संज्ञा हो गई। इसी तरह से जैसे मान लीजिए का से मां तक के जो व्यंजन 25 व्यंजन होते हैं, इनको किस नाम से जानते हो, इनको आप जानते हो स्पर्श व्यंजन के नाम से। तो चाहे कहो स्पर्श व्यंजन इनका नाम है, या स्पर्श व्यंजन इनकी संज्ञा है। तो ये संज्ञा पहले पढ़ रखे, कुछ वर्णों की संज्ञाएं पढ़ रखे हैं, और कुछ वर्णों की और संज्ञा हम आपको आज पढ़ाने वाले। महत्वपूर्ण संज्ञा हम 2 भागों में पढ़ाएंगे, कुछ आज की क्लास में पढ़ाएंगे और कुछ अगली क्लास में। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में बैठता रहेगा। ध्यान रखो, सब एक साथ पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे दिमाग में जरूर बैठेगा। इसलिए 4 संज्ञाओं को आज पढ़ाएंगे, 3 से 4 संज्ञाओं को अगली बार में पढ़ा देंगे। तो कम समय में, क्योंकि कुछ संज्ञाएं तो आप जान रहे हो और कुछ संज्ञाएं आप नहीं जानते हो। तो जो नहीं जानते हो, जो अपठित है पहले से, उसको थोड़ा समय लेकर, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे समय लेकर के, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से छात्राज्ञा, क्षात्राज्ञा, ज्ञा हम नहीं बल्कि ज्ञा बोलना चाहिए, ज्ञा और श्रा, इन वर्णों को किस नाम से जानते हो, तो आप कहोगे ऊष्म के नाम से। तो ऊष्म इनकी संज्ञा है, जिस नाम से जानते हो नाम ही संज्ञा है। तो ऐसे महर्षि पाणिनि ने और तमाम वर्णों की संज्ञाएं बना रखी हैं। वर्णों की संज्ञाएं बनाई, कुछ वर्णों के समूहों की संज्ञाएं बनाई, कुछ शब्दों की संज्ञाएं बनाई, कुछ प्रत्ययों की संज्ञाएं बनाई, जिनका उनको आवश्यकता थी कि इनको हम किसी नाम से जाने, जिससे हमको सुगमता हो जाए अष्टाध्यायी लिखने में, वो उसका नामकरण कर देंगे, उसकी संज्ञा बना देंगे। तो उनमें से कुछ हम 7-8 संज्ञाओं को आपको पढ़ाएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, मस्ट है पढ़ना। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो 3-4 आज पढ़ाएंगे 4 संज्ञाओं के बारे में, और शेष 3-4 संज्ञाओं के बारे में अगली क्लास में आपको बताएंगे, पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। अब पहले हम लेके चलते हैं गुण संज्ञा, फिर पढ़ाएंगे वृद्धि संज्ञा, फिर पढ़ाएंगे निष्ठा संज्ञा, और पढ़ाएंगे सत संज्ञा। तो एक एक संज्ञाओं को हम क्रमशः लेकर के चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली संज्ञा है गुण संज्ञा। अब इसमें हम सूत्रों के सहित आपको बताएंगे, सूत्र भी बताएंगे, सूत्रों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, उनमें से निकलने वाले वर्ण आएंगे, वो सब आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, ताकि आप सूत्र भी जान सको, सूत्र की व्याख्या भी जान सको, और साथ ही साथ में उनसे निकलने वाले वर्ण को भी जान सको। गुण संज्ञा किसको कहते हैं, ये भी आप जान सको। ठीक है। वैसे तो सामान्यतः आप गुण पढ़े होंगे तो 2 जगह गुण पढ़े होंगे, या तो गुण का मतलब विशेषण वाला गुण पढ़े होंगे, और या गुण पढ़े होंगे संधि, गुण संधि। और एक गुण का मतलब हिंदी में विशेषण होता है, और तीसरा गुण खाने वाला वो गुण ये नहीं होता है, वो इस तरह गुण नहीं लिखा जाता, वो इस तरह से लिखा जाता है, उसमें उपक्षिप्त व्यंजन लगाया जाता है। यह हालांकि णा है, अनुनासिक है, तो नासिका से इसका प्रयोग करना चाहिए, गुण ऐसे बोलना चाहिए, गुण गुण। लेकिन ये अनुनासिक नहीं, तो इसको बोलेंगे गुण। दोनों में अंतर, ये है गुण और ये है गुण, गुण गुण गुण
गुण है तो गुण संज्ञा पढ़ना है, गुण संज्ञा नहीं पढ़ना है, इसलिए ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसको हमको नहीं पढ़ना, हमको गुण संज्ञा पढ़ना है। आइए चलते हैं, गुण संज्ञा किसको कहते हैं। तो इससे पहले गुण हमने बताया दो जगह पढ़ा होगा, एक गुण का मतलब विशेषण वो पढ़ा होगा और दूसरा गुण संधि में पढ़ा होगा। हालांकि जो गुण संधि बनती है वो यहीं से गई है, गुण संज्ञा से ही गई है। अगर गुण संज्ञा न होती तो गुण संधि भी न बन पाती। अब आइए चलते हैं, पहले इसके सूत्र को जानते हैं। गुण संज्ञा का सूत्र कौन सा होता है। तो गुण संज्ञा का सूत्र होता है अदेंग गुणा, अदेंग गुणा। क्या संज्ञा होता है, अदेंग गुणा। ठीक है, तो अदेंग गुणा ये सूत्र है। देखिए इससे मिलता जुलता गुण संधि का भी सूत्र होता है। गुण संज्ञा और गुण संधि का सूत्र बिल्कुल मिलता जुलता होता है। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा और गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुणा। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं विकल्प में ऐसा पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए संधि के बारे में कि गुण संधि का सूत्र बताओ, तो गुण संधि का जो सूत्र होगा वो होगा आद गुणा, ध्यान रखना है। गुण संधि का जो सूत्र होगा वो होगा आद गुणा और गुण संज्ञा का जो सूत्र होगा वो होगा अदेंग गुणा। तो आपको गुण संज्ञा के बारे में आज पढ़ना है, तो अदेंग गुणा के बारे में पढ़ेंगे। और ये किसका सूत्र है, गुण संधि का सूत्र है। तो संधि में पूछा जाए और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले होना है आपको, मिलते जुलते हैं दोनों सूत्र, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अदेंग गुणा आद गुणा दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको केवल अदेंग गुणा पर आज चर्चा करनी है। आज जो आप पढ़ेंगे, आज जो आपका पठनीय विषय है वो अदेंग गुणा का है, और जब गुण संधि पढ़ेंगे तो आद गुणा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आज इसको हमको नहीं पढ़ना है, आज हमको अदेंग गुणा के बारे में पढ़ना है। आज इसको हम हटा दे रहे हैं, ये केवल आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने लिखा था, ताकि आप जान सकें कि आद गुणा भी सूत्र होता है और अदेंग गुणा भी सूत्र होता है। आद गुणा जो सूत्र होता है वो गुण संधि का होता है, अदेंग गुणा जो सूत्र होता है वो गुण संज्ञा का सूत्र होता है। ठीक है, अब हम इस सूत्र को तोड़ देते हैं और हमने बताया ना कि विस्तृत व्याख्या करेंगे, इसीलिए केवल 4 पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे लेकिन दिमाग में बैठने वाला होना चाहिए। चाहे तो 8 सूत्र हैं, 1 घंटे से कम समय में हम 8 पढ़ा दें या आधे घंटे पढ़ा दें, लेकिन नहीं, जो आपके दिमाग में बैठ ना सके उस ज्ञान का क्या औचित्य है, उसका मतलब क्या है, तो विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। अदेंग गुणा सूत्र को पहले हम तोड़ेंगे, सूत्रों को क्या है विच्छेद करना होता है, विच्छेद करेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे अदेंग लिखा हुआ है, अब इसको हम विच्छेद करेंगे तो पहले इसमें 2 खंड बन जाएंगे। कौन से बनेंगे, तो एक बनेगा अत और एक बनेगा एंग। ये जो एक की मात्रा ये है, ये होगा तो एंग, और इसका विच्छेद करेंगे तो अत बनेगा। यहाँ पर जो है संधि कर दी गई है, उस संधि का नाम है झलाम जसवंते। वहां पर क्या होता है, जो पहला अक्षर होता है वो अपने का तीसरा बन जाता, ता था, ये अपने से तीसरा बनकर दा हो गया, और अगले वाला जो स्वर होगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अदेंग गुणा, अदेंग को जोड़ेंगे तो 2 शब्द बनेंगे अत और एंग। अत एंग और तीसरा पद क्या है, गुणा पढ़ाइए। अब हम इसमें अत माने जान ले, एंग माने जान ले, गुण माने तो जान ले। गुण जो लिखा है, इस गुण का मतलब केवल संज्ञा है, गुण केवल नाम है, केवल संज्ञा है बस। अब अत और एंग का मतलब जान लेते हैं। अत जो शब्द है उसका मतलब होता है ह्रस्व आ। अत माने क्या होता है, ह्रस्व आ। ये अत जो बना है वो आ के पंचमी विभक्ति का रूप है। अत जो बना हुआ, सॉरी यहाँ पर आ के पंचमी का रूप नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आ है अत है, जिसमें ये आ है और उसके बाद ता लगाया गया। ये एक सूत्र है तपरस तत्कालस, एक सूत्र है तपरस तत्कालस। उसको नहीं बताएंगे, उसको थोड़ा आपकी जानकारी के केवल बता दें, वो यहाँ पर उचित नहीं है बताना, और फिर इसका बताना। तो यहाँ जो ता लगा हुआ है, ये ता है तपरस तत्कालस से आया है। उसका मतलब ये है कि अगर किसी सिंगल स्वर को, कोई भी स्वर लिखा हो, उसके पीछे वो तपरस तत्कालस का हलंत वाला ता लगा देते हैं, हलंत वाला ता लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि जो उससे पहले स्वर होगा वो अपने मूल में ही पढ़ा जाएगा। वो ह्रस्व में होगा तो ह्रस्व पढ़ा जाएगा, दीर्घ होगा तो दीर्घ पढ़ा जाएगा, प्लुत होगा तो प्लुत पढ़ा जाएगा, बस। और बाकी वो किसी अन्य का बोध नहीं कराएगा। संस्कृत में वैसे भी कहा गया है कि अगर कोई भी स्वर लिखा वो ह्रस्व में हो, लेकिन उसके आगे पीछे कोई ऐसा चर्चा ना की गई हो कि केवल ह्रस्व या केवल दीर्घ, तो समझ लो वो लिखा भले ह्रस्व हो, लेकिन उसका बोध ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों में होगा। तो उसी के लिए ये तपरस तत्कालस का एक नियम बनाया गया कि अगर कोई स्वर किसी भी रूप में लिखा है,
उसके बाद हलंत वाला ता लगा दिया जाएगा, तो उससे पहले जो भी स्वर होगा वो वही माना जाएगा, उसी रूप में माना जाएगा, उसका दूसरे रूप का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मान लो ह्रस्व आ लिखा हुआ है, ह्रस्व आ के बाद हलंत वाला ता लगा, बस में ध्यान रखना कि तपरस तत्काल सूत्र का ता होना चाहिए। तो ये ता लगा हुआ है, इसका मतलब अत हो गया, इसका मतलब ये है कि आ अपने मूल रूप में भी पढ़ा जाएगा। आ ह्रस्व है तो इसका मतलब यहाँ पर केवल ह्रस्व आ ही होगा। इसी तरह से जैसे इत लिख दिया जाए, जैसे इत में देखो हलंत वाला ता लगा है, तपरस तत्काल का, इसका मतलब केवल ई पढ़ा जाएगा, ह्रस्व ई पढ़ा जाएगा, दीर्घ ई नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह जैसे लिख दिया जाए उत में ता से पहले ह्रस्व आ है तो केवल ह्रस्व आ ही पढ़ा जाएगा, दीर्घ आ नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको मानना है। खैर यहाँ पर हमको इन सूत्रों का विशेष वर्णन नहीं करना था, हमारा उद्देश्य था बस अदेंग गुणा बताना, तपरस तत्काल को बताना नहीं था, वो विशिष्ट स्तर पर पढ़ा जाता है, सामान्य स्तर पर। तो हर अर्थ का मतलब होता है ह्रस्व आ, और एंग शब्द जो है ये एंग एक प्रत्याहार है, और इस प्रत्याहार में दो ही वर्ण आएंगे, कौन से, ए और ओ, ये दो वर्ण आते हैं एंग प्रत्याहार। अब एंग प्रत्याहार की चर्चा करते हैं। एंग कैसे बना, देखो एक माहेश्वर सूत्र है ए ओम, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो प्रत्याहार है वो माहेश्वर सूत्र से बनाए गए हैं। ए ओम एक माहेश्वर सूत्र है, चौथा तीसरा माहेश्वर सूत्र है अयुड़ दीर्घ ए ओम। अब इसी ए ओम से एक प्रत्याहार बनाया गया। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, एक वर्ण आगे का और एक वर्ण पीछे का लेते हैं, तो एक वर्ण आगे का ए ले लेंगे और पीछे का अंगा ले लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंग बन जाएगा। देखो ये तो आगे का ए पीछे का अंगा बन गया, तो इंग बन गया। अभी जो इंग प्रत्याहार बना हुआ है यही यहाँ पर आया है, इंग प्रत्याहार। अब इंग प्रत्याहार में जो वर्ण होंगे वही यहाँ हम लिख देंगे। इंग प्रत्याहार में कितने वर्ण है, दो, ए और ओ। आपको वैसे भी पता है कि जब कभी प्रत्याहार बनाते हैं तो उसमें आने वाले हलंत वर्णों की गणना हम नहीं करते हैं। अब हलंत वर्ण कौन सा है, अंगा, तो अंगा की गणना नहीं करेंगे, शेष कितने बचेंगे, दो, ए और ओ। तो इस प्रकार से इंग शब्द का अर्थ हो जाएगा, इंग प्रत्याहार का मतलब हो जाएगा ए और ओ। तो इंग का मतलब ए और ओ, अत का मतलब ह्रस्व आ है, इंग का मतलब है ए और ओ, ठीक है। तो अत मतलब ह्रस्व आ, इंग का मतलब ए और ओ। तो कितने वर्ण हो गए, तीन, एक ह्रस्व आ हो गया, एक ए हो गया, एक ओ हो गया, और आगे क्या लिखा, गुणा। गुणा मतलब एक संज्ञा है, तो इस प्रकार से ये जो तीन वर्ण है इन तीनों वर्णों की संज्ञा गुण हो जाएगी। समझ पाए, फिर से देखिए अदेंग गुणा। सूत्र, सूत्र शब्द का अर्थ एक प्रकार से हम कह सकते हैं सूत्र माने नियम, ये सूत्र माने लक्षण, या सूत्र माने परिभाषा सामान्य स्तर पर। हालांकि संस्कृत व्याकरण में परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, अलग अलग 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें कि सूत्र क्या है, जगह जगह देखो सूत्र, माहेश्वर सूत्र और इसी तरह तमाम सूत्र बनाए गए हैं। संधियों के सूत्र है, आकाशा वर्ण दीर्घ समास के सूत्र हैं, उपसर्ग के सूत्र हैं, प्रत्यय के सूत्र, हर जगह सूत्र है। सूत्र क्या है, ये सूत्र माने नियम होता है। जैसे गणित में देखो सूत्र होते हैं, जो सूत्र होते हैं उसी सूत्र पर कोई भी सवाल रखते हैं तो सही निकल के आता है, वही सूत्र का मतलब नियम। वो जो गणित में भी सूत्र है वो भी नियम ही है, और संस्कृत में भी जो सूत्र है उनका बस एक अर्थ निकलना है, नियम। सूत्र मतलब नियम। तो यहाँ जैसे सूत्र है अदेंग गुणा, तो अदेंग गुण संज्ञा का सूत्र है, तो मतलब गुण संज्ञा का नियम है ये। हम गुण संज्ञा किसको कहेंगे, इसी सूत्र का अर्थ निकाल लें, हमको पता चल जाएगा कि गुण संज्ञा किसको कहते हैं। सूत्र को जब हमने तोड़ा तो सूत्र में पहले दो शब्द थे, अदेंग गुणा, जिसमें गुणा जो लिखा हुआ ये गुण संज्ञा का गुणा है, और आगे लिखा अदेंग। अदेंग का मतलब क्या है, तो अदेंग शब्द में हम फिर से विच्छेद करेंगे, फिर से इसको तोड़ेंगे तो दो पद निकल के सामने आएंगे, अत और एंग। अत का मतलब ह्रस्व आ है, और एंग का मतलब एंग एक प्रत्याहार है। जब हम उस प्रत्याहार में गए तो हमको दो वर्ण दिखाई पड़े, ए और ओ। एंग का मतलब दो वर्ण हो जाते, कौन से दो वर्ण हो जाते, ए और ओ। तो अदेंग का मतलब हो जाएगा अत प्लस एंग, अर्थात आ और ए और ओ। कितने वर्ण हमारे सामने निकल के आ गए, तीन, आ ए ओ, और इन्हीं आ ए ओ को हम गुण कहते हैं। समझ में आया, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया। अब आ कैसा है, ह्रस्व आ, यहाँ केवल ह्रस्व आ रहेगा, ह्रस्व आ, ए और ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। अब आपसे मान लो प्रश्न कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से वर्णों की गुण संज्ञा होती है, आपको इन तीनों में से एक को चुनना है, जो भी विकल्प में दिया होगा। ह्रस्व आ है, दीर्घ आ नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। केवल ए है और केवल ओ है, तो कितने वर्ण हो गए, तीन। तो गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, तीन। तो अगर आपसे कह दिया जाए गुण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो तीन ही है। तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, ये तो खाली हम विस्तृत व्याख्या कर रहे थे सूत्र।
अब संक्षेप में इसको ऐसे समझो। अच्छा, सूत्र की व्याख्या ना करते सीधे आपको बता देते कि 3 गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, तो आप थोड़ी दिन बाद भुला जाते हैं, लेकिन अब आप कभी नहीं भूलेंगे। बस एक बार आप विधिवत दिमाग में बसा लीजिए, जिंदगी में नहीं भूलेंगे गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं। तो गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 3। कौन से? ह्रस्व आ, ए और ओ, ये 3 वर्ण गुण संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एग्जैक्ट प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे मान लो कह दिया जाए कौन सा वर्ण, मान लो प्रश्न है ये, इस तरह से प्रश्न पेपर में आ सकता है, कौन सा वर्ण गुण संज्ञक नहीं है? कौन सा वर्ण गुण संज्ञक नहीं है? नंबर 1 पे दिया गया छोटा आ, दूसरे नंबर पे दिया गया बड़ा आ, तीसरे नंबर पे दिया गया ए, चौथे नंबर पे दिया गया ओ। अब इनमें से बताओ कौन सा गुण संज्ञक नहीं है? तो ह्रस्व आ, ए और ओ, ये 3 वर्ण गुण संज्ञक होते हैं, इसके अलावा जो है वो नहीं है। ये दीर्घ आ है, यही गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। ऐसे प्रतिया ये कह दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा गुण संज्ञक वर्ण है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं संज्ञा वाले कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण इस संज्ञा का है, कौन सा वर्ण इस संज्ञा का नहीं है, कौन सा वर्ण उस संज्ञा का है, कौन सा वर्ण उस संज्ञा का नहीं है। ऐसे आपसे प्रश्न बनेंगे संज्ञा को लेकर। तो ये गुण संज्ञा का था। अगला चलते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरी संज्ञा है वृद्धि संज्ञा। कौन सी है? दूसरे नंबर पे आती है वो कौन सी संज्ञा है? वृद्धि संज्ञा। इसमें भी हम आपको सूत्र सहित समझाएंगे वृद्धि संज्ञा। अब वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है वो कौन सा है? तो वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है वो है वृद्धि लादेश। कौन सा सूत्र है? वृद्धि लादेश। ठीक है। अच्छा, इससे भी मिलता जुलता वृद्धि लादेश। देखो, वृद्धि सूत्र भी है, सॉरी वृद्धि संज्ञा भी है और वृद्धि संधि भी है। जैसे गुण संधि और गुण संज्ञा है, अच्छा गुण संधि भी है संज्ञा भी है, वृद्धि संधि भी है संज्ञा भी। तो गुण और वृद्धि जो है वो संधि भी होती है और संज्ञाएं भी होती है। संधि के नाम से भी जाना जाता है और संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है, और सूत्र भी दोनों मिलते जुलते हैं। जैसे अभी गुण का बताया था, अदेन गुणा गुण संज्ञा का सूत्र है और आद गुणा गुण संधि का सूत्र है। वैसे ही वृद्धि लादेश वृद्धि संज्ञा का सूत्र है, और वृद्धि रेचि जो है, वृद्धि रेचि, ये वृद्धि संधि का सूत्र है। ये कहे का सूत्र है? वृद्धि संधि का सूत्र। यहां भी कंफ्यूजन होगा, आपसे पूछा जाएगा वृद्धि संधि का सूत्र, ये दोनों विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको किसको चुनना है? वृद्धि रेचि को चुनना है, वृद्धि आदेश को नहीं चुनना है, क्योंकि वृद्धि आदेश जो है वो वृद्धि संज्ञा का सूत्र है और वृद्धि रेचि जो है वो वृद्धि संधि का सूत्र है। समझ गए? तो आइए चलते हैं अब सीधे वृद्धि संज्ञा के ऊपर। अब वृद्धि आदेश जो इसका सूत्र है, ये जो इसका सूत्र है इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ेंगे का मतलब इसका हम विग्रह करेंगे, सॉरी विच्छेद करेंगे, और जब विच्छेद करेंगे तो वर्ण सारे अपने आप निकल के आ जाएंगे सामने। जैसे हमने अदेन गुणा का विच्छेद किया था तो जो वर्ण थे वो अपने आप सामने निकल के आ गए, वैसे ही इसका भी विच्छेद करेंगे तो जो वर्ण होंगे अपने आप सामने आ जाएंगे। ठीक है। विच्छेद करेंगे तो इसमें 3 पद बनेंगे। कौन से 3 पद बनेंगे? पहले तो ये वृद्धि पद बनेगा, फिर आत बनेगा और फिर आयच बनेगा। अब देखिए, ये आय की मात्रा और चाहे तो आयच हमने निकाल दिया, आयच निकाला तो उसके देखिए यहाँ से एच निकल गया, ये एच निकल के आ गया, और उसके पहले आइए ये जो रा है ये विसर्ग बन जाएगा, और जब ये रा विसर्ग बन जाएगा, ये रा जो है ये चुपके जैसे यहाँ के विसर्ग बन जाएगा। रा विसर्ग संधि में आपको पढ़ाएंगे कि जो है विसर्ग से रा बनता है। ठीक है, हालांकि मूल रूप उसका सा होता है, सा से रा बनता है, तो रा बन जाएगा विसर्ग को, और ये जो आ है ये आ की मात्रा यहाँ आ जाएगी, तो रा से विसर्ग, विसर्ग से रा बना था तो रा विसर्ग हो गया तो बन गया वृद्धि, आ की मात्रा यहाँ आ गई। अब ये जो दा है, दा में आय की मात्रा लगी है तो आय की मात्रा ये यहाँ आ जाएगी, और जो दा है ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। हमने बताया ना कि एक संधि होती है झलाम जसवंते, उसमें होता क्या है, राम जसवंते में जो भी अक्षर होता है उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो अक्षर अपने से तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो झलाम जसवंते के तहत यहाँ परिवर्तन हुआ था, तो ता जो था अपने से तीसरे में बदल गया था, लेकिन जब संधि का फिर से हम विच्छेद करेंगे तो दा जो है वो फिर से उसी रूप में आ जाएगा जैसे था। तो कुल मिलाकर वृद्धि आदेश को जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ 3 पद निकल के आएंगे, वृद्धि, आत और एच। अब वृद्धि, आत और एच में जो वृद्धि है
ये तो एक संज्ञा का नाम है। अब दो पद फिर बचे, आत और ऐच। जो आत और ऐच है इनका मतलब निकालना है। अभी इससे पहले हम आपको बताए थे अत। अत में बताया था, अत का मतलब क्या था, ह्रस्व आ। हम आपको बताते थे कि एक सूत्र है तपरस तत्कालस। वो सूत्र कहता है अगर किसी स्वर के बाद हलन पलक ता लगा है तो वो स्वर जिस रूप में होगा वही दिखाई पड़ेगा, वही रहेगा। अब यहाँ आ के बाद था तो अत का मतलब ह्रस्व आ होता था, और यहाँ आस आत दीर्घ आ के बाद है आत है, हलन पलक ता लगा है तपरस तत्कालस का। तो यहाँ पर जो स्वर होगा वर्तमान में खाली उसी का बोध होगा, उससे ह्रस्व और दीर्घ का बोध नहीं होगा। तो दीर्घ आ के बाद ता लगा आत है, तो इसका मतलब हो जाएगा दीर्घ आ। ठीक है, आत का मतलब था ह्रस्व आ और आत का मतलब है दीर्घ आ। और रही बात ऐच, ऐच क्या है, तो ऐच एक प्रत्याहार है। कैसे बना है, ये अय अवच नाम के एक माहेश्वर सूत्र से बना हुआ है। हम बताए थे अभी एंग प्रत्याहार बना था ए ओम से, और ऐच प्रत्याहार है अय अवच से। देखो आगे प्रत्याहार में क्या होता है, एक अक्षर आगे का और एक अक्षर पीछे का लेके जोड़ा जाता है। आगे का अक्षर है अय और पीछे का अक्षर है चा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ऐच। ऐच बना, और ऐच में वर्ण कितने आएंगे, दो, अय और औ। तो इस प्रकार से ऐच में कितने वर्ण आएंगे, दो, एक बनेगा अय और एक बनेगा औ। तो इस प्रकार से इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो गई, तीन, आ अय औ। अब ये आ अय औ क्या कहलाते हैं, वृद्धि संज्ञक कहलाते हैं। मतलब इन तीन वर्णों की जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी, वृद्धि संज्ञा होगी। इसको ऐसे समझ लो, दीर्घ आ अय और औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। इनको क्या कहते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं, इनकी वृद्धि संज्ञा हो गई। अब आपसे मान लो प्रश्न कर दिया जाए कि वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको कितना बताना है, तीन। तो गुण संज्ञक वर्ण भी तीन है और वृद्धि संज्ञक वर्ण भी तीन है, दोनों वर्णों की संख्या तीन तीन है। बस ध्यान रखना, अगर ह्रस्व आ ए ओ है तो गुण है, ये ह्रस्व आ ए ओ है तो गुण है, और दीर्घ आ और अय और औ है तो वृद्धि संज्ञक है। अच्छा, वृद्धि इसको एक हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं और बताते भी हैं। हालांकि नियमों के माध्यम से ऐसे हैं और ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, पहले गुण संज्ञक याद रखो। गुण संज्ञक कितने हैं, ह्रस्व आ ए और ओ, ये क्या है, ये गुण संज्ञक है। अच्छा, वृद्धि संज्ञक कौन से होंगे, तो वृद्धि संज्ञक में वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है, हमने कहता पौधे वृद्धि करते हैं मतलब पौधे बढ़ते हैं। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना। तो क्या करो, जो गुण संज्ञक वर्ण है इन्हीं को एक एक अक्षर आगे बढ़ा दो, वृद्धि कर दो, बढ़ा दो, वो वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। और दिखा कैसे, हिंदी की वर्णमाला क्या था, तो खाली ट्रिकी है, बस नियम वही है जो हमने पहले बताया था, ट्रिक के माध्यम से है। अब इन गुण वाले वर्णों को एक एक अक्षर आगे बढ़ा दो, और जब इनको एक एक अक्षर आगे बढ़ाओगे हिंदी की वर्णमाला के आधार पे, तो जो वर्ण सामने निकल के आएंगे वो वृद्धि संज्ञक हो जाएंगे। जैसे ह्रस्व आ है, छोटा आ है, छोटे आ के बाद क्या आता है, छोटा पढ़ो, छोटा के बाद आएगा क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा। एक अक्षर आगे बढ़ाओगे बड़ा। ए के बाद क्या आता है, आय ए आय। ओ के बाद क्या आता है, औ। तो ये आ आय औ क्या हो जाएंगे, वृद्धि संज्ञक हो जाएंगे। ह्रस्व आ ए ओ गुण संज्ञक है, दीर्घ आ आय औ वृद्धि संज्ञक है। ये ट्रिक है कि पहले गुण संज्ञक को याद रखो, ह्रस्व आ ए ओ याद रखो, उसके बाद उनकी वृद्धि कर दो, एक एक अक्षर आगे बढ़ा दो, और जब वृद्धि कर दो एक एक अक्षर आगे बढ़ा दोगे तो वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। वो सारे वर्ण क्या हो जाएंगे, वृद्धि संज्ञक। और दोनों की संख्या कितनी कितनी है, तीन तीन है। अब यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण गुण संज्ञक नहीं है, कौन सा वर्ण वृद्धि संज्ञक नहीं है, या कौन सा वर्ण गुण संज्ञक है अथवा कौन सा वर्ण वृद्धि संज्ञक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। आइए इसके प्रश्नों पर एक बार प्रकाश डालते हैं। कौन सा वर्ण वृद्धि संज्ञक है, कौन सा वर्ण वृद्धि संज्ञक है, अब इसमें लिखते हैं आ ए ओ आओ। अब इसमें से देखो कौन सा वृद्धि संज्ञक है, तो ह्रस्वा गुण संज्ञक है, ए गुण संज्ञक है, ओ गुण संज्ञक है, ये होगा वृद्धि। ऐसे प्रश्न बनेंगे इससे, ठीक है। तो दो संज्ञा थी अभी तक, गुण संज्ञा और वृद्धि संज्ञा, इनको आप दिमाग में बसाए रखोगे। ऐसे अगर सीधे बता देते तो दिमाग में न बैठता, लेकिन अब अगर आप पढ़ोगे तो दिमाग में बैठेगा, दिमाग में समय तक बैठेगा।
दोनों के सूत्र अलग अलग हैं। गुण संज्ञा, अब आइए एक बार चर्चा करते हैं। गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3, ह्रस्व आ ए ओ, गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। इनका सूत्र कौन सा है? गुण संज्ञक जो सूत्र है वो है अदेंग गुणा। अगर यहीं पर आद गुणा कहेंगे तो आद गुणा गुण संधि का सूत्र हो जाएगा, अदेंग गुणा सूत्र है गुण संज्ञा का। फिर आते हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 3, कौन से? दीर्घ आ, अय और औ। इसका सूत्र कौन सा है? वृद्धि राधेच। अगर हम वृद्धि रेच की बात कर लें तो वृद्धि रेची वृद्धि संधि का सूत्र हो जाएगा, ये वाला वृद्धि संधि का सूत्र हो जाएगा वृद्धि रेच। लेकिन हम वृद्धि राधेच की बात करेंगे, वृद्धि संधि का सूत्र है। ठीक है, तो दो संज्ञाएं हो गई। इसके बाद संज्ञा आते हैं तीसरी संज्ञा, निष्ठा संज्ञा। और निष्ठा संज्ञा जो है उसके बारे में बताते हैं। अब निष्ठा संज्ञा की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर पे जो संज्ञा है उसका नाम है निष्ठा। निष्ठा संज्ञा। अच्छा, निष्ठा माने क्या होता है? तो निष्ठा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है स्थिर रहना। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? स्थिर रहना। इसके लिए एक सूत्र दिया गया है। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है, इसमें ज्यादा समझना नहीं है, इसमें साफ साफ लिख दिया गया ना, ता तवतु निष्ठा, ताक तवतु निष्ठा, इसमें साफ साफ लिख दिया गया। अब निष्ठा तो संज्ञा हो गई, ताक तवतु क्या है? इसका विच्छेद कर दो। जब इसका विच्छेद कर दोगे दो पद निकल के आएंगे, ता और तवतु। ये क्ता और कतवतु होता क्या है? क्ता और कतवतु ये दोनों प्रत्यय हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रत्यय होते हैं और इन्हीं दोनों प्रत्ययों की संज्ञा ही निष्ठा होती है। मतलब क्ता और कतवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, सूत्र है क्ता कतवतु निष्ठा, और सूत्र में छिपा हुआ है क्ता और कतवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। आपने पढ़ा होगा कृत्वा प्रत्यय पढ़ा होगा, लेप प्रत्यय पढ़ा होगा, अनियर प्रत्यय पढ़ा होगा, हडोल ल्युट तव्यत तुमुन, इस तरह सत्य सानस प्रत्यय पढ़ा होगा। उन्हीं प्रत्ययों में कर्ता और कतवतु प्रत्यय भी है। हमारी प्रत्यय वाली क्लास में जाइए, उस क्लास को देखिए, प्रत्यय वाली यूट्यूब पर क्लास में जाओ, यूट्यूब में प्रत्यय वाली क्लास को देखो, वहां साफ साफ दिया गया कतवतु प्रत्यय वाला, और बाकी आगे प्रत्यय पढ़ाएंगे वहां आपको। ठीक है, तो कता और तवतु प्रत्यय। तो निष्ठा संज्ञक जो वर्ण कितने हैं? 2। कौन से 2 वर्ण हैं? एक है क्ता और एक है तवतु। इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ये धातुओं में जुड़ते हैं और धातु जुड़ के एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे ता प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे जैसे पठिता, ता प्रत्यय से शब्द बनेंगे पठिता, गता, खादिता। ऐसे शब्द ता प्रत्यय से बनते हैं और इनका अर्थ भूतकालिक होता है, कार्य किया गया। पठिता पढ़ा गया, खादिता जाया गया, खादिता खाया गया। और तवतु प्रत्यय से शब्द बनते हैं, जैसे पठितवान, उसके पीछे तवान जुड़ता है, पठितवान, गतवान, खादितवान, ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं। तवान 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 उनके पीछे जुड़ा दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से तवतु प्रत्यय में तवान जुड़ा दिखाई पड़ता है, ता प्रत्यय में ता दिखाई पड़ता है। बाकी विस्तार से इसको प्रत्यय वाले कालम में आपको प्रत्यय वाली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। प्रत्यय वाली क्लास में प्रत्ययों की विस्तृत व्याख्या करके समझाएंगे आपको। अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं अनिवार्य जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं उनकी। तो ता और तवतु इन दोनों प्रत्ययों की भी एक संज्ञा होती है। उनकी संज्ञा कौन सी होती है? निष्ठा संज्ञा। ठीक है, अब चौथे यहाँ से प्रश्न कर देगा, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं? तो प्रत्यय ता और तवतु होते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है? तो ता और तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ऐसे प्रश्न बनेंगे सामान्यतः। आगे चलते हैं। चौथा है सत प्रत्यय, ये वाला सत संज्ञा। अब सत संज्ञा भी प्रत्ययों की होती है। ठीक है, चौथे नंबर पे आएगा सत संज्ञा। अब सत संज्ञा किसकी होती है? तो सत संज्ञा का जो सूत्र, सत मतलब होता है सत्य। इसका मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जो सच है, सत्य सनातन है, उसका वही सत होता है। अब सत का सूत्र क्या होता है? सत का सूत्र होता है तव सत।
सत का सूत्र क्या है, तव सत। अब यहाँ पर सत तो संज्ञा हो गई, लेकिन यहाँ तव का मतलब क्या, तो तव से क्लियर नहीं है। तो तव का मतलब क्या, तो तव शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर, तव शब्द का अर्थ है सत्र और सानस। तव शब्द का अर्थ है सत्य सानस। तव शब्द का मतलब, तव शब्द किसको इंगित कर रहा है, सत्य और सानस को इंगित कर रहा है। तो यही जो सत्य और सानस, नंबर 1 पे सत्य है और दूसरे नंबर पे सानस है, इन दोनों प्रत्ययों की सत्य संज्ञा होती है। ठीक है, ये भी दो होते हैं सत्य संज्ञा जो प्रत्यय हैं, ये दो होते हैं। ये सत्य सानस भी प्रत्यय ही है। अभी हमने बताया था कि तुमुन अड़ुल लिट सत्य सानस तिन तो ये सब प्रत्यय ही होते हैं। तो निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय हो ता और कतवतु है, और सत्य संज्ञक जो प्रत्यय हो सत्य और सानस, सत्य और सानस प्रत्ययों की सत्य संज्ञा होती है। ठीक है, तो सत्य और सानस, जब कभी आपसे प्रश्न किया जाए कि सत्य और सानस प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है, तो सत्य संज्ञा होती है। सत्य संज्ञक प्रत्यय कौन से, सत्य और सानस, ये दो प्रत्यय होते हैं। और सत्य से जो शब्द बनते हैं कौन कौन से शब्द बनते हैं, सत्य से शब्द बनते हैं जैसे पठन है, खादन है, हसन है, पिबन है। सानस से जैसे पठमान है, कुरवाड़ा है, पठमान, कुरवाड़ा है, ऐसा शब्द बनता है, ऐसे शब्द बनते हैं। बाकी प्रत्ययों के बारे में प्रत्यय वाली क्लास में विस्तार से आपको समझेंगे। ठीक है, तो सत्य सानस की कौन सी संज्ञा होती है, सत्य संज्ञा होती है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो संज्ञाएं थी वो थी। शेष 3 और 4 संज्ञाएं बची हैं, वो अगली क्लास में आपको देंगे। आज की क्लास में इतना ही रहा है। और सब लोग भैया टाइम से आया करो, टाइम से जब लाइव जुड़े हुए तो वहां पढ़ने का, लाइव पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। और बाकी विस्तार से आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, हमारी क्लासेस पड़ी हुई हैं वहां कुछ। यहाँ तो खैर हो ही रहा विस्तार से, जो चीजें जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं वो यहाँ ना मिले तो आप यूट्यूब पर जाके देख लिया करिए, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जैसा हमने प्रत्यय के बारे में बताया कि यहाँ प्रत्यय नहीं पढ़ाया है, यूट्यूब पर प्रत्यय की ट्रिकी क्लास पढ़िए, ट्रिकी प्रत्यय, वहां जाके देखिए, वहां आपको विस्तार से मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, ना मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।